वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 495 का वह वेबिनार है, वेबिनार नंबर 495। आज के वक्ता है अहमदाबाद से परंपरागत वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज का विषय है औषध निर्माण भाग 1 के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं इस विषय पे कुछ बात कर सकूं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अर्थात उन 3 नेत्रों वाले शाम सदाशिव को हम यजन करते हैं या नमस्कार करते हैं, जो सारे संसार को पुष्ट करते हैं और सुगंधित करते हैं, और साथ में उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु से हमें मुक्त करें। जैसे ककड़ी को उसकी तने से मुक्त करते हैं और हमें मोक्ष की तरफ ले जाएं। साथ ही मैं गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक जो भी मैं प्राप्त कर पाया हूँ, कहीं न कहीं उसमें गुरुजनों का विशेष योगदान रहा है, और माटी से जुड़े होने के कारण जो भी दंडवत करते समय माटी मेरे हाथों में आई, उसी को मैं यहाँ बिखेरने का प्रयास करूँगा। जो ये विषय है औषध निर्माण का या भेषज निर्माण का, वो साधारण विषय नहीं है। यह अत्यंत जटिल है, और अगर देखा जाए इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रक्षेपास्त्र है, कोई मिसाइल है, उसको अगर छोड़ना है, ठीक है, तो उसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मात्र जो है एक बटन दबाना है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड फिक्स करना है, यानी कि अक्षांश और देशांतर आपने फिक्स किया और उसके बाद बटन दबाया तो वो जाके निशाने पे लग जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसके पीछे, जो मिसाइल बनाने के पीछे की प्रक्रिया है, वो बहुत ही जटिल होती है। उसी तरीके से औषध निर्माण जो है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से मिसाइल बनाने में अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग लगती है, तकनीक लगती है, विशिष्ट ज्ञान से युक्त लोग लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता यह है कि आपको रोग क्या है, रोग के लक्षण क्या हैं, उसमें कौन सी औषधियाँ प्रयुक्त हो पाएंगी, और उनमें से किसका किसके साथ जो है परस्पर विरोध है, किसके साथ परस्पर साम्य है, और कौन किस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे पाएगा, इन सब चीजों को समझ के भेषज कल्पना करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, सर स्क्रीन पे से शायद चला गया है, जैसे मान लीजिए
जैसे होता क्या है कि हम किसी से मान लीजिए झगड़ा हो जाए तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ, पूरे खानदान को जानता हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस तब आता है आदमी के पास जब सारी की सारी चीजों के बारे में कमोबेश उसको पता हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें इस पूरी की पूरी विधा को जानते हो, क्योंकि वैद्यों का जो पाला पड़ता है या डॉक्टर्स का जो पाला पड़ता है, सीधे सीधे कई बार तो मौत के मुख में से निकाल के ले आते हैं। तो वो आदमी तब कर पाएगा जब वो कुशल पहलवान होगा या कुशल जुझारू व्यक्ति होगा। तो उसके लिए जो भी दाव पेच है वो सारे के सारे सीखने पड़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि क्या प्रारूप है आयुर्वेद का और भैषज्य का, और अगली बार हम उसको और विस्तृत तौर पे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके से बनता है, क्या उपकरण उपयोग में आते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद की परिभाषा देखते हैं। तो आयुर्वेद का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, दो धातुओं से, आयु और वेद या वेद। तो आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है उसके बारे में बताने वाला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद जो है आयु का विज्ञान है। तो परंपरा अनुसार आयुर्वेद के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की थी और इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया था। काशी के राजा दिवोदास धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं, से जाकर सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा, के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्य हैं अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, दिवोदास जो कि काशीराज थे, नकुल, सहदेव, अर्क, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, करथ, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य जो कि अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पाराशर, शीरपाणी, हारीत, सुश्रुत और चरक हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया पारंपरिक तौर पे क्या माना जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें आयुर्वेद का प्रयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने और हम लोगों ने, सब लोगों ने ये कथा सुनी हुई है कि जब गणेश जी का सिर कटा तो शिव जी ने ही उसको लगाया। इसके अलावा ये कथा आती है कि शुक्राचार्य जी को मृत, अभी जो हम लोगों ने मंत्र उच्चार किया महामृत्युंजय मंत्र, उसको मृत संजीवनी भी कहते हैं। तो ये मृत संजीवनी शुक्राचार्य जी को प्राप्त हुई थी शंकर भगवान से। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो अश्विनी कुमार देवता हैं। ये मतलब मैं अपनी तरफ से मौलिक चीज थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ जो मुझे लगता है उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार और इंद्र और बाकी देवताओं की अगर बात होती है तो वो एक दैव परंपरा या फिर जिसको बोलते हैं शास्त्रीय परंपरा, इस तरीके से ये दिखता है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो इनके पास जब जाता है ये चीज शुक्राचार्य जी के पास, तो उस तरीके से आगे चल के वो पारंपरिक गुरु से सीखने वाली जो परंपरा है उसमें जाता है। हालांकि गुरु से सीखने वाली परंपरा दैव परंपरा भी है, बट वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे चीजों का संस्करण प्रसंस्करण हुआ है, उनका उद्धरण हुआ है, लेखन हुआ है। लेकिन जो मौखिक और वाचिक ये वाचिक और लिखित परंपराएं हैं, लेकिन जो दूसरी वाली परंपराएं हैं वो दिखती हैं कि वो केवल मौखिक परंपराएं और गुरु परंपराओं से आई हुई हैं। तो जो हम दो पार्ट देखते हैं वो इस हिसाब से समझ में आता है कि एक तो जो है शास्त्रीय परंपरा हो गई जो कि लिखने पढ़ने वालों की थी, और दूसरी जो परंपरा है वो वनौषधियों वाली है जो कि वन्य जो आदिवासी और वन्य क्षेत्रों में रहते थे लोग,
उन्होंने उसका विकास किया। अब दोनों की दोनों परंपराएं अपने आप में विशिष्ट हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, पर यह है कि जिसका जिसको ज्ञान हो। इसको थोड़ा और आगे हम ले चलते हैं। अगला स्लाइड ले लीजिएगा सर, और अगला स्लाइड ले लीजिएगा। तो आयुर्वेद जो है उसमें हम देखते हैं तो एक मंत्र आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगास्तस्य अपि हर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका जो मूल है वो आरोग्य है, लेकिन रोग उस कल्याणकारी आरोग्य को भी नष्ट कर देता है। अगर देखा जाए तो इसको आज का जो हमारा विषय है उसको मैंने 5 भागों में बांटा है। रूपरेखा पे हम लोग चलते हैं। तो ध्येय एवं प्रमुख सूत्र क्या हैं, वैषज्य संकल्पना क्या है, औषधियों के प्रकार क्या हैं, आयुर्वेद औषधि निर्माण, और आयुर्वेद औषध निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख परिभाषाएं कौन सी हैं। तो ध्येय एवं प्रमुख सूत्र पे चलते हैं। आयुर्वेद को त्रिस्कंध यानी 3 कंधों वाला कहा जाता है, या इसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसको त्रिसूत्र भी कहा जाता है, जिसमें जो त्रिसूत्र हैं वो है हेतु, लिंग, औषध। अभी हेतु क्या है, तो हेतु मतलब रोग का कारण क्या है, किस कारण रोग उत्पन्न हो रहा है। लिंग का मतलब है उसके लक्षण कौन से हैं, रोग का विशेष लक्षण क्या है, रोग परिचायक विषय कौन से हैं, जैसे पूर्व रूप क्या था, रूप क्या था, संप्राप्ति कैसे हुई। आदि। औषध की बात करें तो औषध का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। कौन से रोग से कौन से रोग में कौन से औषधि का प्रयोग करना है, ये जब हमें पता चलता है तभी हम सही तरीके से औषधियों का प्रयोग कर पाते हैं। 3 जो शारीरिक दोष हैं वो त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, और इनके असंतुलन से ही रोग होते हैं ऐसा माना जाता है। इसके अलावा और अगर इनका दोष जो है वो बैलेंस्ड है तो ऐसा मान के चलिए कि आदमी को कोई रोग नहीं है। एक ये सूत्र है। उसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं, और नित्य प्रति स्वभावतः विविध कार्यों में इनका उपयोग होने से ह्रास या क्षय होता है। और विविध पदार्थ जो हम लोग लेते हैं उससे जो है इनकी पूर्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म से ही सारे के सारे रसों की उत्पत्ति होती है, और उनसे तदंतर जैसे रक्त है तो रक्त से फिर जो है मांस बनेगा, मेद बनेगा, तो तदंतर जो अष्ट धातुएं हैं वो पुष्ट होती हैं। और उनमें अगर मान लीजिए अग्नि की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से कोई दोष आता है तो रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक तरह से रोग का ज्ञान प्राप्त होने पर ही उस रोग की चिकित्सा सफल होती है। इसलिए पहले रोग का परीक्षण करना, उसे पहचानना और फिर उसकी औषधि की व्यवस्था करना आवश्यक है। अब आते हैं ध्येय एवं प्रमुख सूत्र पे। तो ओके, ये तो हो गया। अब इसके बाद ये है, इसी प्रकार संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं, जिसको अष्टांग वैद्यक भी बोलते हैं। ये 8 अंग हैं: काया चिकित्सा, शल्य तंत्र, शाल्क्य तंत्र, कौमार वृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण। अगध तंत्र पे तो गुरुजी ने काफी बड़ा लेक्चर लिया था। ये आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अभी प्रेजेंट समय में अगर देखा जाए तो कौन सा तंत्र किस चीज को द्योतित करता है, तो शल्य तंत्र शल्य क्रिया को द्योतित करता है, जिसको आप
ऑपरेशन कह सकते हैं या सर्जरी कह सकते हैं। शाल के तंत्र कर्ण नास कंठ विज्ञान है। काया चिकित्सा सामान्य दवा है जिसको जनरल फिजियोलॉजी बोलते हैं। भूत विद्या तंत्र मानस चिकित्सा है। कौमार वृत्ति बाल चिकित्सा है। अगत तंत्र विश्व विज्ञान है। रसायन तंत्र जरा विद्या या जरा चिकित्सा है। वाजीकरण तंत्र पौरुषीकरण या कामोद्दीपक तंत्र है। अष्टांग में अन्य समाविष्टियां भी हैं, जैसे आयुर्वेद के अंतर्गत देह तत्व, शरीर विज्ञान, शस्त्र विद्या, भेषज, द्रव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व, धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें सदृश चिकित्सा जैसे होम्योपैथी, विरोधी चिकित्सा यानी एलोपैथी, जल चिकित्सा, हाइड्रोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योग, सर्जरी, नाड़ी विज्ञान आदि आजकल के अभिनव चिकित्सा प्रणालियों के मूल सिद्धांतों का भी प्रतिपादन होता है। अभी इसमें तो हमारा जो आयुर्वेद है एक्चुअल में 5000 वर्ष पूर्व से है। जब हम लोग वेदों की उत्पत्ति मानते हैं तो ऋग्वेद में भी कई ऐसे श्लोक मिलते हैं यत्र तत्र जो कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद से आके मिलते हैं या उसके मूल सिद्धांत हैं। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे विषम विष से औषधिम, विष ही विष की औषधि है, ये सर ने भी बताया था, वो एलोपैथी का मूल सिद्धांत है। इसी तरीके से जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसी तरह के सिम्टम उत्पन्न करने वाली जो चीज है वो होम्योपैथी में यूज होती है मूल सिद्धांत में। जल चिकित्सा एक अलग तरह की नेचुरोपैथी या कह सकते हैं अलग तरह की विधा है जो कि कहीं ना कहीं तत्वों पे आधारित है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो तो आयुर्वेद का भाग है ही, कहीं ना कहीं हम लोग इनका प्रयोग करते ही हैं। तो इस तरीके से जो आजकल की जो मॉडर्न ये नई चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनका भी इसमें समावेश होता है। अब हम बात करते हैं हेतु भेद की। इसके पहले हम लोगों ने जो 3 चीजें देखी थी ना, हेतु, लिंग और औषध, तो उसमें हेतु भेद की बात करते हैं। हेतु भेद में दोष प्रकोप मतलब वात, पित्त और कफ आदि विकारों से उत्पन्न विकार जो होते हैं उनको दोष प्रकोप कहा जाता है। इसी तरीके से धातुओं की जो दुष्टि होती है उसको धातु दूषण कहते हैं। और उभय हेतु में दोनों कारण हो सकते हैं, यानी कि दोष प्रकोप भी हो सकता है, एक से ज्यादा जो है विकृतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि 2 दोष या उससे ज्यादा विकृतियां हो, या हो सकता है धातु दृष्टि भी हो साथ में। अब इसमें जो उभय हेतु होते हैं इसमें दो चीजें होती हैं। निज जो कि शरीर के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं विकार, और आगंतुक यानी कि जो बाहर से आते हैं, जैसे चोट लगना, आग लगना, किसी विषैले जीव का काट लेना, इस तरीके से जो भी उत्पन्न होते हैं समस्याएं उनको जो है आगंतुक ये कहा जाता है। अब लिंग भेद की बात करें तो लिंग भेद में 4 ये हैं स्टेजेस हैं: पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति, उपशय और अनुपशय। तो पूर्व रूप मतलब रोग होने से पहले जो सिम्टम्स दिख रहे थे उसको बोलते हैं। किसी रोग के व्यक्त होने के पूर्व शरीर के भीतर हुई अत्यल्प या आरंभिक विकृति के कारण जो लक्षण उत्पन्न होकर किसी रोग विशेष की उत्पत्ति की संभावना प्रकट करते हैं, उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। इसी तरीके से रूप रहता है, रूप में आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। संप्राप्ति मतलब पैथोजेनिक जो अटैक है वो हो गया है, किसी कारण के कौन सा दोष स्वतंत्र रूप से या परतंत्र रूप से अकेले या दूसरे के साथ कितने अंश में और कितनी मात्रा में प्रकोपित होकर किसी धातु या किसी अंग में किस किस
स्वरूप का विकार उत्पन्न करता है, इसके निर्धारण को संप्राप्ति कहते हैं। चिकित्सा में इसी की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। उपशय और अनुपशय, इसमें क्या होता है कि कई बार सिम्टम्स पूरे नहीं दिखते, लेकिन वैद्यगण या फिर डॉक्टर्स अपने अनुभव के आधार पे किसी चीज को डायग्नोज करते हैं कि हो सकता है ऐसी चीज हो, और उसके अनुसार जो दवा करते हैं उसको उपशय या अनुपशय कहा जाता है। औषध भेद, औषध भेद की बात करें तो मूल तौर पे 5 तरीके की औषधियों को दिखाया गया है। इसमें अद्रव्यभूत, अद्रव्यभूत मतलब वह औषधि जिसमें किसी द्रव्य का प्रयोग नहीं होता, जैसे उपवास, विश्राम, सोना, जागना, टहलना, व्यायाम आदि। दूसरा है बाह्य या अभ्यंतर प्रयोगों द्वारा शरीर में जिन बाह्य द्रव्यों का प्रयोग होता है वे द्रव्यभूत औषध कहलाते हैं। ये द्रव्य संक्षेप में 3 प्रकार के होते हैं। जंगम, जो विभिन्न प्राणियों के शरीर से प्राप्त होते हैं, जैसे मधु, दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, पुरीश, मूत्र, शुक्र, चर्म, अस्थि, श्रृंग, खुर, नख, लोम आदि। औद्भिद, जैसे औद्भिद मतलब हर्बल ड्रग जिसको बोलते हैं, तो उसमें मूल, फल आदि। और पार्थिव, जो कि खनिज से उत्पन्न होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, रांगा, तांबा, लोहा, चूना, खड़िया, अभ्रक, संखिया, हरताल, अंजन, गेरू, नमक आदि। अब आते हैं भेषज की कल्पना पर। आयुर्वेद में भेषज की कल्पना का अर्थ है औषध की निर्माण या डिजाइन। आयुर्वेद में रसशास्त्र का अर्थ औषध निर्माण है और यह मुख्यतः खनिज और मूल के औषधियों से संबंधित है। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यस्य कस्य तरोर्मूलम एन केनापि मिश्रितम यस्मै कस्मै प्रदत्तव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। अर्थात जिस वृक्ष का मूल ले लिया, जिस किस द्वारा उसका मिश्रण बना दिया और जिस को उसे दे दिया, किसी को भी दे दिया बिना चीजों को जाने, तो परिणाम भी ऐसा वैसा ही आएगा। सभी द्रव्य सदैव अपने प्राकृतिक रूप में शरीर में उपयोगी नहीं होते। अभी देखिए, भेषज निर्माण अल्टीमेटली यहाँ पे देखा गया कि 3-4 तरीके की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अद्रव्यभूत है या फिर द्रव्यभूत है, और द्रव्यभूत के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो द्रव्यभूत के जो प्रकार हैं वो सारे के सारे द्रव्य हमारे आसपास मिलते हैं, वो खाने में होंगे, वो बाकी सारी चीजों में होंगे, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें उपयोगी हैं, उनके अपने अपने विशिष्ट गुण हैं, लेकिन उन विशिष्ट गुणों को न जानते हुए जब हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी रोग पे प्रयुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब उन विशिष्ट गुणों को जानते हुए किसी दिशा में प्रयोग किया जाता है तो उनसे उस तरीके की रिजल्ट मिलती है। तो उसी को आगे देखते हैं हम लोग कि सभी द्रव्य सदैव अपने प्राकृतिक रूप में शरीर में उपयोगी नहीं होते। रोग और रोगी की आवश्यकता के विचार से शरीर की धातुओं के लिए उपयोगी एवं सात्म्यकरण के अनुकूल बनाने के लिए इन द्रव्यों के स्वाभाविक स्वरूप और गुणों में परिवर्तन के लिए विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक संस्कारों द्वारा जो उपाय किए जाते हैं उन्हें कल्पना या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे स्वरस, कल्क, चूर्ण, शीतक्वाथ, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, तैल, घृत, अवलेह आदि, तथा खनिज द्रव्यों के शोधन, जारण, मारण, अमृतीकरण, सत्वापन आदि। रोग और रोगी के बल, स्वरूप, अवस्था, स्वास्थ्य, सत्व, प्रकृति आदि के अनुसार उपयुक्त औषधि की उचित मात्रा, अनुकूल कल्पना बनाने की रीत आदि का विचार कर प्रयुक्त करना चाहिए।
इसके भी मुख्यतः 3 प्रकार हैं: अंतः परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। ये अंतः परिमार्जन जो है, ये उसका मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जिसको उपकर्म या फिर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उसमें लंघन है, लंघन में अगर देखा जाए तो शोधन है, वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नस्य है और रक्त मोक्षण है। इसी तरीके से समन में देखा जाए तो पाचन है, दीपन है, क्षुत है, त्रित है, व्यायाम है, अथपा है और मरुत है। और इसके बाद ब्रह्मण है। स्वाभाविक गुणों से युक्त द्रव्यों का जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। द्रव्यों में किन्हीं विशेष गुणों का लाना संस्कार कहलाता है। हम जो द्रव्य आहार औषधि के लिए उपयोग में लाते हैं वे उनके संस्कारों से संस्कारित हुए रहते हैं। उसमें कुछ नैसर्गिक हैं और कृत्रिम हैं। ये अलग अलग तरीके के संस्कार हैं जो प्रयुक्त होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सन्निकर्ष या जल सन्निकर्ष, स्वच्छ पानी से धोना। अग्नि सन्निकर्ष, आग पर पकाना। शौच या शुद्ध करना, धोना। मंथन, मथना। देश, काल, वासन यानी सुवासित करना। भावन यानी भावना देना। काल प्रकर्ष यानी कि समय की प्रतीक्षा करना। भाजन, विशेष प्रकार के पात्रों में रखकर उन गुणों का आधान करना। इसमें तोय सन्निकर्ष यानी जल से धोना तो हम लोग रोज अपने रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों में करते हैं। सब्जियां, फल ये सब धो के खाते हैं। इसी तरीके से औषधियों को भी शुद्ध करना जरूरी रहता है। अग्नि सन्निकर्ष में आग पर पकाया जाता है ताकि वो चीजें सुपाच्य हो जाएं या उनकी गुरुता को कम किया जा सके और लघु रूप में उनको प्रयुक्त किया जा सके। आजकल जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रैक्ट, या फिर जिसको बोलते हैं नैनो मेडिसिन, बहुत लघु आकार में। फिर शौच अगेन धोना ही है। मंथन मथते हैं हम लोग रोज, जब दही से या मलाई से हम लोगों को घृत निकालना होता है, मक्खन निकालना होता है, तो मंथन किया जाता है। इसी तरीके से कई सारी चीजों का शोधन मंथन के द्वारा होता है। देश की बात करें तो हर देश की अपनी, देश मतलब ज्योग्राफिकल रीजन की बात हो रही है, भौगोलिक खंड की बात हो रही है। तो हर देश की या हर जगह की अपनी एक प्रकृति होती है। उस प्रकृति के अनुसार वहाँ पे प्राप्त होने वाली औषधियों के गुण होते हैं। जैसे कहा जाता है कि कुछ जड़ी बूटियां जो हैं वो हिमालय पे अधिक शुद्ध और अधिक जो है प्रभावकारी मिलती हैं। इसी तरीके से अपने यहाँ पे देखा जाए तो गिरनार पर्वत पे मिलने वाली औषधियों का एक विशेष महत्व है। उसी तरीके से विंध्याचल पे या फिर पश्चिमी घाट पे मिलने वाली, जिसको सह्याद्री बोलते हैं, या फिर ये पश्चिमी घाट पे मिलने वाली औषधियों का विशिष्ट गुण है। इसी तरीके से अगर मसालों से रिलेटेड जो औषधियां हैं, जैसे मान लीजिए लौंग है, दालचीनी है, ये सब चीजें हैं, तो दक्षिण भारत में विशेष तौर पे केरल और तमिलनाडु के मलाबार तट पे मिलने वाली औषधियों का विशिष्ट महत्व है। काल की बात करें तो रात्रि काल में छाया में सुखाया जाता है चीजों को, कुछ चीजों को दिन में सुखाया जाता है, तो उसका भी एक अपना अलग महत्व है। चीजों को सुवासित किया जाता है कई बार, जैसे गुलाब का अर्क बनाया जाता है या किसी और चीज की जो है सुवास दी जाती है। भावना में किसी भी औषधि का द्रवीकरण करके उसके रस में उसको भिगाया जाता है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है। और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कई बार किया जाता है। फिर काल प्रकर्ष यानी जो प्रतीक्षा करने की बात कहते हैं, तो आप देखते हैं पहले कहा जाता था कि भाई जो भी चावल हो वो कम से कम साल भर पुराना होना चाहिए, तो उसमें जो भी साइड इफेक्ट्स वाली चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे गेहूं पहले जो
पीसने के लिए उपयोग किया जाता था तो सबसे पहले उसको रात भर भिगा दिया जाता था, उसके बाद दिन में सुखाया जाता था और सूख जाने के बाद 2 दिन उसको फिर पीसा जाता था। आज वो सब चीजें लुप्त हो गई हैं, इसीलिए जो ग्लाइकोटिन नाम की चीज है उसके कारण शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसी सब चीजें ज्यादा देखने को व्याधियां मिलती हैं। जल संयोग, ऊपर जो हम लोगों ने तोय सन्निकर्ष की बात की, तो जल संयोग खाद्य पदार्थ स्वच्छ पानी से धोना, इस संस्कार से मिट्टी, बाल, कचरा, पत्थर, कंकड़, कीड़े, कृमि आदि अलग हो जाते हैं। आहार द्रव्य को पानी में भिगोकर या पीसकर कोमल बनाया जाता है। सूखापन का नाश होता है, जैसे पोहा बनाने का है या फिर दही की छाली जल में मिलाकर मट्ठा बनाते हैं। तो देखिए दही भारी होता है, लेकिन अगर हमको दही जो है भारी है और वो जो है जिसको बोलते हैं ना पचने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मट्ठे की बात करें, छाछ की बात करें, तो वो हल्का है, सुपाच्य है और कहीं ना कहीं दीप्त करने वाला है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस से अलग अलग परिणाम हासिल होते हैं। तीक्ष्ण, आसव, अरिष्ट और सिरका आदि से जल मिलाकर उसे मृदु पेय बनाया जाता है। अग्नि संस्कार, अन्न को आग पर पकाकर उसके गुरुत्व को हटाकर हल्का बना लिया जाता है। इसके लिए एक मंत्र भी है, कुकुल कर पर भ्राष्ट कंद व अंगार विपचितान एकायोनि लघुविद यातु उपानुत्तोतरम। इसमें कुकल का मतलब है आपाम, अपाम वाष्प भेद, यानी पानी के भाप से पकाना। करपर का मतलब है ज्वाला संतप्ते कपालम, यानी तवा या उस तरह की तावड़ी अपन बोलते हैं ना, करपर तावड़ी का प्रयोग करते हैं हम लोग ये बाजरे की रोटी बनाने में। अपनी जो रोटी बनती है वो भी लोहे के करपर पे बनती है। भ्राष्ट, तदेव सछिद्रम मतलब छिद्र युक्त कबेलू, और कंदू मतलब लोह पात्र, वो भी ये तावा है। और अंगार मतलब सीधे की सीधे यहाँ पे क्या बोलते पता नहीं, देवता बोलते क्या बोलते हैं, कोयले या फिर कंडे की जो आग होती है, तो जलने के बाद जब लाल लाल रह जाता है, शुरुआत में जलता है तो पूरी तरह से नहीं जला होता है, लेकिन जब लाल लाल रह जाए तो उसको बोलते हैं अंगार। तो इन सब चीजों पे पकाया जाता है, जिसको अग्नि संस्कार कहा जाता है। और ये जो क्रम बताया है, ककूल, करपर, भ्राष्ट, कंदु, अंगार, इसमें इसी क्रम में आगे चलते जाएं तो ऐसा देखेंगे कि ककूल से जो है ना उसको जो हल्काई मिलेगी, मतलब भाप से पकाने पे जो उसका गुरुत्व कम होगा, उसकी तुलना में करपर से पकाने पे ज्यादा कम होगा, भ्राष्ट से पकाने पे और ज्यादा कम होगा, कंद से पकाने पे और भी ज्यादा कम होगा, और अंगार से पकाने पे बिल्कुल कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। शौच, शोधन करके द्रव्यों के दोषों को दूर करने का जो तरीका है उसको शौच कहते हैं। मंथन अभी हम लोगों ने पढ़ा, दही शोधकारक है, किंतु छाली के साथ मत देने पर वह शोथनाशक होता है। उसी तरीके से देश की बात की हम लोगों ने, काल की बात की, सन की बात की, केवड़ा या गुलाब के फूल से अनुवासित जल सुगंधित और पित्तनाशक, दाह और तृष्णाशमक होता है। भावन यानी भावना देना, आंवला आदि चूर्णों का गुणोत्कर्ष करने के लिए उसी द्रव्य के काढ़े की भावना दी जाती है। विष की मारकता दूर करने के लिए उसमें गोमूत्र की भावना दी जाती है और उसकी मारकता क्षीण हो जाती है। जैसे एक औषधि है जिसको बोलते हैं विस्तंडुक। विस्तंडुक यानी कि हिंदी में उसको कुचला बोलते हैं, गुजराती में मेरे ख्याल से विस्तंडुक क्या हुआ? हाँ, जहरी कुचला। तो
विष तंडुक का शोधन करने के लिए गोमूत्र में उसकी भावना 7 दिन तक दी जाती है, भिगो के रखते हैं, उसके बाद फिर वो शोधित होता है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है, कई औषधियों में गुरु जी की जो है भावना बार बार दी जाती है। तो इस तरीके से शोधन की अलग अलग विधियां हैं, उसमें एक भावन है। काल प्रकर्ष, आसव अरिष्ट का संधान करने के लिए 2 से 4 सप्ताह तक उसमें खमीर उठाया जाता है, और खमीर उठने के बाद उसका गुण जो है अलग हो जाता है, गुणधर्म तो बढ़ जाता है। तो ये काल प्रकर्ष का प्रभाव है। भाजन, त्रिफला के कल्क को लोह पात्र पर लेप कर सुखाने से पश्चात निकलकर प्रयोग करने से वह रसायन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लौह तत्व भी मिल जाता है। इसी तरीके से जो है अन्य प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार औषधियों की अनेक प्रकार की कल्पनाएं करना, शोधन करना, भावना देना, अभिमंत्रित करना, धान्य राशि में, धूप में या शीत में रखना आदि अन्य प्रक्रियाएं भी गुणांतर धान के लिए की जाती है। अब भेषज पदार्थों का वर्गीकरण, जो भेषज के अलग अलग प्रकार हैं, जो आज हम लोग प्रयुक्त करते हैं उसी तरीके से हैं। वारी, वारी मतलब एक्वी, ये प्रायः सौरभिक तेलों को जल के साथ हिलाकर बनाते हैं। स्रवित जल भी इस सूची में आता है। मतलब इस चीज में सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी जैसे आपका आसव है, अरिष्ट है, फिर इसके बाद जो अर्क आते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। क्रीम, त्वचा पर लगाने वाली औषधि को क्रीम कहते हैं। पायस, इमल्शन, यदि 2 न मिल सकने वाले द्रव्यों को इस प्रकार मिश्रित कर दिया जाता है कि वे पर्याप्त समय तक अलग नहीं हो तो पायस प्राप्त होता है, जैसे मछली के तेल का पायस। सार मतलब कि एक्सट्रैक्ट, वनस्पति या अन्य पदार्थ से किसी विलायक द्वारा विलेय भाग निकालकर उसे गाढ़ा कर लेते या सुखा लेते हैं। इस तरह तरल अथवा शुष्क निस्सार बन जाता है। अंतःक्षेप यानी कि इंजेक्शन, त्वचा के नीचे पेशी में या नस में सुई द्वारा प्रवेश करने योग्य औषधि को इंजेक्शन कहते हैं। मृदय, लिनीमेंट, ये तैलीय या मध्य सार युक्त लेप हैं जो त्वचा पर रगड़े जाते हैं। विलयन, प्रायः जल में या मध्य सार में किसी रसायन विशेष के घोल को लीकर कहते हैं। अवनेग या लोशन, किसी औषधि को जल के साथ मिलाकर किसी अंग विशेष को धोने के लिए या पट्टी भिगोकर रखने के लिए बनाई गई औषधि को लोशन कहते हैं। गोली या पिल, गुटिका जिसको हम लोग बोलते हैं, कई औषधियों को मिलाकर गोली के रूप में बना दिया जाता है। वो टिकिया के रूप में भी हो सकता है और गोली के रूप में भी हो सकता है। दुस्वाद छिपाने के लिए प्रायः इन पर शर्करा आदि का लेप कर दिया जाता है। मिश्रण, कई औषधियों को जल अथवा अन्य किसी पेय में मिलाकर नियमित मात्रा में पिलाने के लिए बनी औषधि को मिश्रण कहा जाता है। चूर्ण, यह एक औषधि अथवा कई औषधियों का चूर्ण हो सकता है। प्रासव यानी स्पिरिट, यह सौरभिक तेलों अथवा अन्य किसी द्रव्य का मध्यसार में घोल होता है। वर्ती, सपोजिटरी, किसी नरम पदार्थ से छोटी पेंसिल के समान बनी वस्तु जिसमें औषधि मिली रहती है तथा जो गुदाद्वार या योनि में प्रविष्ट करा दी जाती है। टिकिया, गुटिका की तरह ही मशीन से बना सकते हैं इसको, और कई औषधियों का मिश्रण रहता है समानुपातिक। निष्कर्ष यानी कि टिंचर, जैसा पहले लिखा जा चुका है, यह वनस्पति पदार्थों के ऊपर कोई विलायक छोड़कर बनाई जाती है। घुलनशील तत्व इस प्रकार विलायक में आ जाते हैं। मलहम, अंगवेट, ये वैसलीन आदि में किसी औषधि को फेंट कर बनाए जाते हैं तथा त्वचा पर लगाने के काम आते हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं वो परिभाषाएं हैं जो आयुर्वेद में और बाकी सारी चीजों में प्रयुक्त, ये मतलब औषधि निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि सब लोग इसको देख सकें। और इसी के साथ जो है मैं एक क्षमा प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर मया यत पूजितम देव परिपूर्ण तदस्तु में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने औषध निर्माण के बारे में अच्छी जानकारी दी। अब डॉक्टर जैन पुरोहित साहब से अनुरोध है कुछ समीक्षा करें। नमस्कार सर, आज का वेबिनार और डॉक्टर वाइफ मतलब डिग्री कोर्स उसका जो बेसिकली बेस है कि उनकी जो छिनावट आज हमारे प्रिय शिष्य जी ने किया है वो अद्भुत रहा है। साथ साथ में छिनावट करके भेषज यानी कि रस रसायन, द्रव्य गुण, वनस्पति, आसव, अरिष्ट, हिम, पाट, पात, काढ़ा, उसके बारे में, टिकिया के बारे में बहुत अच्छा सभी लोगों को उपयोगी हो, जिनको हमें ढूंढने के लिए कम से कम जो है अभ्यास है तो भी 10 दिन 15 दिन लगता है, वो कार्य उसने आज हमें 1 घंटे के अंदर बता दिया है। और इनका जो 4 पार्ट अभी बाकी है वो पाठ को भी ध्यान से सुनने से बहुत अच्छा आयुर्वेद का अनुभव रहेगा और सभी को अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अस्तु। शुक्रिया, आभार पुरोहित सर। अब ठक्कर साहब से अनुरोध है कुछ कहें। ठक्कर साहब। सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी को धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी बात, आज घरेलू नुस्खे जो बना रहे हैं घर पे, उसके लिए जो अहम बात है औषध निर्माण, उनके दिमाग में ये आ गया और जन हित के लिए उन्होंने आज का वेबिनार सबके सामने प्रस्तुत करा। दूसरी एक बात कि उसने जो इतिहास, आयुर्वेद का जो इतिहास शुरुआत में अपने को बताया, इससे एक बात सही पता चलती है कि आयुर्वेद पुराना, काफी पुराना और अनुभव सिद्ध है। आज जे अष्टांग आयुर्वेद की उन्होंने बात करी, आज क्या हो रहा है, अष्टांग आयुर्वेद में सब जुड़ा हुआ है, जबकि अभी आधुनिक युग में कई सारी फैकल्टियां, कहीं उसके भी उपंग बन गए हैं, जो कहीं पर निदान करने में काफी गड़बड़ी होती है और जन समाज में इसकी परेशानी दिखने मिली। तो उन्होंने आंशिक ये बात से ये भी अपने को बताया कि आयुर्वेद में जो 8 अंग थे उसमें सभी का एक अच्छी तरह से सुआयोजित पूरा संकलन हुआ था। तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद जो औषध निर्माण की जो प्राथमिक भूमिका आज उन्होंने जो अपने समक्ष रखी है, उसको दूसरे वेबिनार से जोड़ के जिन्हों को उसमें दिलचस्पी है उनको ये अपने बुक में या कहीं पे नोट लेना चाहिए, लिख के रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे वेबिनार में जब आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द जो आज उन्होंने बताए हैं वो बार बार अपने को सुनने, दिखने या उपयोग में लेने वाले होंगे। तो दोबारा मैं एक बात कहता हूँ कि जो वेबिनार इन्होंने आज औषध निर्माण पे शुरू करा है, सबके लिए हित में है और इससे ध्यान से अपने को ध्यान लेना चाहिए। अस्तु। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब का। सुधेंदु त्रिपाठी साहब का भी धन्यवाद, पुरोहित साहब का भी धन्यवाद।